हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन या फिर सामाजिक विज्ञान का पीवाईक्यू सॉल्व। ये क्वेश्चन पेपर 2024 का है जो सीटेट में पूछा हुआ था। 2026 वाले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2024 का चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, मतलब मॉडरेट रहता है। उसका रीजन क्या दिया गया है कि कर्क रेखा के बाद के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। ये बिल्कुल सही है और ए भी सही है और आर उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त, जिसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, के बीच वाले क्षेत्र का तापमान क्या होता है? मॉडरेट रहता है। और क्या दिया गया रीजन कि जो कर्क रेखा है उस बाद के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य जो होता है वो कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो यहाँ पे स्कैटर्ड जो हाउसेस, आप विलेजेस बोल सकते हो, प्रकीर्ण, क्योंकि दूर दूर काफ़ी होते हैं, क्योंकि पास पास हाउसेस बनाने के लिए वहाँ पे ऐसे अप्रोप्रिएट क्या नहीं होता, जगह नहीं होती है ना, क्योंकि हिल्स होती हैं। तो जहाँ पे जिसको प्लेस मिला वहाँ पे घर बन जाते हैं, जिसको स्कैटर्ड या फिर प्रकीर्ण रूरल सेटलमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैच करना है। तो पी तरंग या फिर पी वेव्स जो होता है उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी, जो पुश और पुल का फैक्टर है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहलाती हैं। तो पी वेव्स को सेकंड से आप मिला दोगे। जो एल वेव्स हो गई वो लास्ट या फिर वेव्स भी कहा जाता है, जिनका ना सरफेस वेव्स होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 से आप मिला दोगे। एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स, ये ट्रांसवर्स वेव्स। तो 1, तो ए को हमने मिलाया है सेकेंड से, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। पी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, एल तरंगे, पृष्ठीय तरंगे और एस तरंगे जो हो गई वो अनुप्रस्थ तरंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स कैन बी डिपिक्टेड ऑन अ मैप इन अ जियोग्राफी क्लास। तो इनमें से कौन सा जो कि जियोग्राफी की क्लास में मैप में डिपिक्ट करा जा सकता है, मतलब चित्रित किया जा सकता है। तो आपको ध्यान में देना है कि मैप में कौन सी चीज़ें हम डिपिक्ट कर सकते हैं, फिर शो करवा सकते हैं। मैप में ऐसी चीज़ें जिनका फिक्स्ड लोकेशन है। क्या है? फिक्स्ड लोकेशन है। ऐसी चीज़ों को हम मैप में शो करा सकते हैं, लोकेशन। तो ओशन बेसिन्स ऑफ द वर्ल्ड, हाँ कर सकते हैं, विश्व के महासागरीय बेसिन। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये भी हम कर सकते हैं। दिल्ली का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर को आप नहीं शो कर सकते हो मैप में, क्योंकि उसका कोई फिक्स्ड नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। फिर है जुलाई माह में वर्षा, ये आप डिपिक्ट कर सकते हो कि कितनी रेनफॉल हुई। तो ए, बी और डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ए और बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लिथोस्फीयर। तो ये जो होता है ना स्थल मंडल, ये सबसे ऊपरी जो परत है पृथ्वी की वो होती है, क्या होती है? द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, जो सॉलिड पार्ट होती है जिसमें रॉक्स शामिल हो गए, मिनरल्स हो गए, सॉयल हो गई। तो इसके लिए कौन सा सही है हमें बताना ना। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्ट, इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स, सही है। कवर्ड बाय अ थिक लेयर, नहीं, जरूरी नहीं है ना कि सॉयल मिट्टी से। अगर रॉक है तो चट्टान है, पहाड़ है, हिमालय हो गए, ये सब कहाँ मिट्टी की सॉयल से, थिक लेयर से चढ़ा होता है, ढका होता है, ये गलत है। फिर है, इट इज अ रेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म्स, या विभिन्न स्थलाकृतियों वाला समधरातल होता है। ये सही नहीं, गलत है। समधरातल नहीं होता ना, हिमालयाज भी शामिल है, बहुत सारी उसमें जो है स्थल मंडल में शामिल होते हैं, तो वो समधरातल तो नहीं है।
हमें वन, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। बिल्कुल सही कि जो स्थल मंडल है वो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. Option number 3 is the correct answer. Next question है, read the following statements. Hot air always rises up. बिल्कुल सही है। जब एयर हॉट होती है तो वो क्या करती है, जब हम हवा को गर्म करते हैं तो एक्सपैंड करती है ना, फैलती है, एक्सपैंड करती है। गर्म करने से उसका जो डेंसिटी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, उससे वो हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, और तो वो ऊपर की तरफ राइज करती है, तो हमेशा ऊपर इसीलिए जाती है, तो सही है। हॉट एयर इज डेंसर, ये गलत है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट रोडवेज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, जो रोडवेज के बारे में है। रोड्स बिल्ट अंडर ग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज या फिर अंडरपाथ्स। भूमिगत बनाए गए सड़क मार्ग को सबवे या फिर अंडरपाथ कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स, ये भी सही है, हमें गलत वाला बताना है ना, इनकरेक्ट। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स, ठीक है। रोडवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये गलत है। रोडवेज नहीं यूज होता है, या तो हम रेलवे का यूज करते हैं अगर हमें हैवी सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा दूरी है तो हम जो है जल मार्ग का यूज करते हैं ना, रोडवेज का यूज नहीं करते हैं, तो ये गलत है। चूंकि गलत है इसीलिए हमारा आंसर है, क्योंकि गलत वाला ही हमें क्या देना था, आंसर करना था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये गलत है, गलत ही हमें बताना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच रिसोर्स। जो 1/4 विश्व की विद्युत का उत्पादन किस संसाधन के द्वारा होता है, तो वो किससे द्वारा होता है, जल विद्युत शक्ति, हाइडल पावर, जिसे क्या बोला जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये क्यों, क्योंकि ये किससे होता है, ये जो पानी होता है ना, या तो पानी फ्लो में या तो फोर्स में फॉल हो रहा होता है, या फिर फ्लोइंग वाटर से बनाया जाता है। अगर आपने देखा होगा, कौन सी मूवी थी वो, शाहरुख खान की, जिसमें वो उसने पानी से बनाया था इलेक्ट्रिसिटी, कोई तो थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसमें जल विद्युत शक्ति द्वारा उन लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पिट्सबर्ग was once as important steel city of the United States of America। जो पिट्सबर्ग है वो एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था, बिल्कुल सही। फिर रीजन क्या दिया गया है कि पिट्सबर्ग में लौ अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा कोयला सिनेमोटा की खदानों से आता था, गलत है ये, तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट क्रॉप बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। हमें करेक्ट क्रॉप बताना है कि इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है, इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉयल, ठीक है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर टू ग्रो वेल, उत्तम वृद्धि के लिए इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसे भारी वर्षा तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी उत्पादों में से एक है। ये किसकी बात हो रही है, आप सब समझ गए होंगे, जूट की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जूट को बारिश ज़्यादा चाहिए होती है और जो टेम्परेचर क्या हाई चाहिए होता है, तापमान, है ना। बांग्लादेश अच्छा उपजाऊ करता है जूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डिड अम्बेडकर रिलीजन धर्म की बात हो रही है कि अम्बेडकर ने अपने लास्ट के दिनों में किस धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो इन सब इसका आंसर आप सबको पता होगा, किसमें हो गए थे, बौद्ध धर्म में, बुद्धिज्म सही आंसर है। उन्होंने अपने लास्ट के दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप क्या होती है, रूढ़िबद्धता,
तो रूढ़िवादी जो समाज में हो गए, जैसे जेंडर स्टेरियोटाइप हो गया कि जो मेल जेंडर है वो बाहर जाके कमाएगा और फीमेल घर में काम करेगी, इसको क्या बोला जाता है? स्टेरियोटाइप बोला जाता है। जो एक फिक्स्ड जो कॉन्सेप्ट है माइंड में अपने बना लेना किसी भी जेंडर के लिए, वो जेंडर स्टेरियोटाइप हुआ। अलग अलग तरीके के स्टेरियोटाइप हो सकते हैं, जैसे ये तो जेंडर स्टेरियोटाइप हुआ। अलग स्टेरियोटाइप हुआ कि मान लीजिए शहर और गांव से रिलेटेड हो गया कि शहर में लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, गांव में दुखी रहते हैं इसलिए बाहर जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक फिक्स्ड आपने मेंटल अपना स्ट्रक्चर बना लिया है, कॉन्सेप्ट बना लिया है, उसे आप सही मानते हो। वो सही है कि नहीं ये आपको नहीं पता, इसे स्टेरियोटाइप बोला जाता है। तो मेल नर्स बिल्कुल सही है, ज़्यादातर फीमेल नर्स होती हैं, तो ये ब्रेकिंग मतलब तोड़ना स्टेरियोटाइप को। तो अगर पुरुष नर्स है तो ये स्टेरियोटाइप को तोड़ेगा। फीमेल फार्मर, महिला किसान, ये भी बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि मेल ही फार्मर होते हैं ना, फीमेल फार्मर्स नहीं होती हैं। लेबर होती हैं फीमेल, बट फार्मर नहीं होती हैं, फार्मर मेल ही होते हैं। तो अगर फीमेल फार्मर बनी तो ये भी स्टेरियोटाइप को तोड़ेगा। नेक्स्ट है मेल पायलट। अब पायलट तो हम सुनते हैं मेल ही होते हैं, तो ये नहीं तोड़ेगा। तो ए और बी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है कि फीमेल पायलट नहीं बनते, बट बनती हैं, बट यहाँ पे स्टेरियोटाइप को तोड़ने की बात हो रही है। तो मेल पायलट के साथ तो नहीं है ना कि स्टेरियोटाइप है कि मेल पायलट नहीं बन सकते, तो वो बन गए तो तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट्स इन इंडिया हैव बिगन टू गेट रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 1956 ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो जो 1956 में भारत में राज्य के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी? तो ये अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री या फिर वीडियोस वगैरह आपने ऑनलाइन देखे होंगे तो आपको पता है भाषाई एवं सांस्कृतिक एक रूपता कि लैंग्विस्टिक, जैसे जो लैंग्वेज के आधार पर जैसे जो राज्य बने हुए थे, तो उसके आधार पर जो राज्य हैं वो क्या होने लगे? अलग होने लगे। तो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, भाषाई एवं सांस्कृतिक एक रूपता। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज और आर एसोसिएटेड विथ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से कौन सा है जो कि ग्राम प्रशासन से जुड़ा हुआ है? वार्ड काउंसलर, निगम पार्षद, ये नहीं होता। ये किससे? ये स्पेसिफिक इसको वार्ड दिया जाता है जो कि म्यूनसिपैलिटी, क्या बोलेंगे, जो म्यूनसिपल कम्युनिटी होती है, आप बोल सकते हो नगर निगम, उसके अंदर में जो स्पेसिफिक वार्ड आता है ना, उसके लिए वार्ड काउंसलर नियुक्त किया जाता है, निगम पार्षद। फिर लेखपाल है, तहसीलदार है, पटवारी, ये सब गांव के से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स स्मॉल प्रोड्यूसर्स वर्कर्स have more chances of getting a fair price for their products। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है? ये कौन सी होती है? सहकारी, कोऑपरेटिव, जिसमें छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इकट्ठे मिलके सामान को हो गया या फिर कोई भी अपना सेल करते हैं, तो इसमें कोऑपरेटिव इसे बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्बन लिवलीहुड इज और आर ट्रू। इनमें से कौन सा शहरी आजीविका के संदर्भ में सत्य है? गलत नहीं बताना है, सही बताना है। शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनका गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होना माना जाता है। ये बिल्कुल गलत है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, रुकावटें होती हैं सरकार के द्वारा ताकि कोई उसका गलत फायदा ना उठा सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको अधिकार ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, यह नगर पालिका शहर की पंचायत यह निर्धारित करती है कि शहरी क्षेत्रों में सप्ताह के दिन बाजार बंद रहेगा। It is the municipal corporation or town panchayat which decides on which day of the week the market has to remain closed in urban areas। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड करती है कब क्लोज रहेगा अर्बन एरिया में। कैजुअल वर्कर्स ऑफन हैव टू इंगेज इन मोर देन वन जॉब, बिल्कुल सही है कि जो प्राय अनियमित कामगार होते हैं उन्हें एक से ज़्यादा रोजगार पर निर्भर रहना पड़ता है ना।
तो बी और सी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी सैड टू गेन मेजॉरिटी इफ इट हैज वॉन। तो राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जाएगा जब वह उसको कितने वोट से वो जीतेगी। 1/4, 1/4, नहीं ये तो गलत है। 1/4 इज 25%, उसे 50% से ज़्यादा पाना है ना, मोर देन 50%। मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट, बिल्कुल सही है कि मोर देन हाफ मतलब 1/2, आधे से ज़्यादा उसको चाहिए। राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसको वोट चाहिए होंगे तभी उसे जीता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट स्टीरियोटाइप। इनमें से कौन सा क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है बेसिकली कथन है, वो स्टीरियोटाइप को दर्शाता है। देखिए स्टीरियोटाइप से दूसरा क्वेश्चन एक ऑलरेडी आ चुका है ना। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, अभिभावक अपने बच्चे से कहता है मत रो तू एक लड़का है, बिल्कुल सही। ये स्टीरियोटाइप है कि लड़का है तू नहीं रो, लड़कियां सिर्फ रोती हैं। क्या है कि स्टीरियोटाइप है कि लड़का है तो रो ही नहीं सकता। ये स्टीरियोटाइप को दिखाता है, समाज की रूढ़िबद्ध धारणा को। नेक्स्ट है, शहरों में लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं। ये भी सही है कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप हुआ है ना कि लड़का है मत रो, ये सोसाइटी का एक स्टीरियोटाइप है। जेंडर स्टीरियोटाइप कहाँ पे पूछे, रूढ़िबद्ध धारणा बोला था, तो ये भी स्टीरियोटाइप है कि जो शहर में है, सिटीज़ में है, वो लोग ज़्यादा पैसों को इंपॉर्टेंस देते हैं, लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये भी रूढ़िबद्धता है। जरूरी तो नहीं है ना कि ऐसा सारे लोग ही ऐसे हों, 1-2 हुए तो ये पूरे समाज के बारे में, शहर के बारे में धारणा बनाना तो गलत है। ये भी एक क्या है, रूढ़िबद्धता, स्टीरियोटाइप है। नेक्स्ट है, गर्ल्स शुड लर्न टू कुक। लड़कियों को खाना बनाना सिखाना चाहिए। अगेन जेंडर स्टीरियोटाइप की, लड़की है तो खाना ही घर का बनाएगी, घर ही सामान लेगी, है ना। ये क्या है, स्टीरियोटाइप है। नेक्स्ट है, लाइफ इन द सिटीज इज इजी एंड सोफिस्टिकेटेड। शहरों में जीवन सरल और परिष्कृत है। ये भी क्या है, स्टीरियोटाइप है कि सिटी में लाइफ क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे संसाधन बहुत आसानी से मिल जाते हैं, सामान आ जाता है। तो ये सारे के सारे ही जो हैं वो क्या है, स्टीरियोटाइप हैं। तो ऑल ABCD ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मतवाद के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, बिल्कुल सही है कि जो टर्म है वो मेंशन नहीं की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की शब्दावली में, ठीक है। शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। बी में क्या लिखा हुआ है, इन 1973 में के केशवानंद भारती मामले के समय विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। इट वॉज प्रोपाउंडेड ड्यूरिंग द केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली डिफाइंड द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर। गलत है, हमने फर्स्ट ऑप्शन में ही पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन नहीं किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसे कैसे डिफाइन करेगी, ये गलत है। आधारभूत ढांचा शब्दावली स्पेसिफिक परिभाषित नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर कि A, B और D क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। इनमें से कौन सी जो जिम्मेदारियां हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, मेकिंग पीसफुल रिलेशन विथ चाइना, बिल्कुल सही है कि दूसरी कंट्रीज से रिलेशन कैसे रहेंगे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनियन गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बी है मेंटेनेंस ऑफ जेल। अब देखो यहाँ पे जेल का मेंटेनेंस करना वो ये स्टेट के अंदर आता है, किसकी है, ये स्टेट के अंदर आता है, तो ये नहीं है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन्स इन द स्टेट, ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना कि राज्य में लिखा हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट के, नहीं, रेलवे जो है वो कंप्लीटली किसके अंडर है, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है रेलवे, स्टेट नहीं हैंडल करती, इसलिए ट्रेन है तो यूनियन गवर्नमेंट, भले ही स्टेट लिखा हुआ है।
तो यूनियन गवर्नमेंट, ये भी सही है। सेंसस, जनगणना जो होती है वो भी केंद्र सरकार के अंदर आती है। तो बी को छोड़कर ए सी डी, ए सी डी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए सी डी। बस जो जेल की संरचना थी, वो कारागार का रख रखाव, वो स्टेट के अंदर आता है, बाकी ये सारे किसके अंदर आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द रोल ऑफ जुडिशियरी इन इंडिया। भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। फर्स्ट लिखा हुआ ए, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा, ये किसका काम है, बिल्कुल सही है, जुडिशियरी का काम है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लॉ इन कंट्रीज इंटरेस्ट, ये गलत है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। लॉ लिखा हुआ है, ये किसका काम है, ये संसद का काम है। आप देखते हो कोई भी लॉ आता है, कोई भी बिल आता है, वो कहाँ पारित होता है, सबसे पहले पहले संसद में पारित होता है, फिर जुडिशरी के उसमें जाता है। तो लॉ को पारित करना, फॉर्मेशन करना किसका काम है, संसद का काम है, पार्लियामेंट का, तो ये गलत है। फिर है जुडिशियल रिव्यू, ये सही है। फिर है इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, ये भी सही है, फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करना, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, ये भी सही है। तो बी को छोड़कर ए सी डी फिर से हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, रिकॉग्नाइजेस द राइट टू टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय द फॉरेस्ट डवेलर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कई बार इसको पूछ लेता है। आपको ध्यान रखना है कि इस जो अधिनियम में है वो वन्य समुदायों के लकड़ी व उत्पादों का अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, हमें नॉट वाला गलत वाला बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनलाइजेशन लीड्स इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू। हाशियाकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है किसकी ओर, हैव अ लो सोशल स्टेटस, बिल्कुल सही है कि हाशियाकरण है, मतलब मार्जिनलाइजेशन जो है वो स्टेटस, लो स्टेटस, गरीबी की ओर लेके जाता है। अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड रिसोर्सेस, ये भी सही है, शिक्षा एवं संसाधनों के असमान पहुंच की ओर लेके जाएगा। फिर है डिप्रीवेशन, मतलब कमी, अभाव की ओर लेकर जाएगा, ये भी सही है। एम्पल अपॉर्चुनिटीज, देखो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड हो गया, ये मार्जिनाइजेशन नेगेटिव वर्ड है, तो ये सारी जो नेगेटिव वाली बातें थी वो सही थी, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए, तो ये गलत है। तो सामाजिक विकास के लिए अथाह मौकों के ओर लेके जाता है, ये गलत है, ए बी सी सही है, तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिर्फ डी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड है। टीचर्स ऑफ सोशल साइंस शुड यूज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन प्राइमरी लेवल क्लासेस। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के अंतर विषयी उपागम का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग पे ध्यान देना है, क्योंकि सोशल साइंस एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं ना। फिर है दिस अप्रोच हेल्प्स चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड इंटीग्रेट नेचर ऑफ द सोशल साइंस नॉलेज, बिल्कुल सही है कि यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है, बिल्कुल सही। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है करेक्ट सही व्याख्या कर रहा है ए की, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोशल स्टडीज टीचर शुड डिस्कस द करंट अफेयर्स इन द क्लासरूम बिकॉज। तो जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि
अब उसको करंट अफेयर्स डिस्कस करना चाहिए। इट हेल्प्स इन सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स अबाउट द इशूज ऑफ सोसाइटी या फिर कंट्री। बिल्कुल सही है कि इससे बच्चे क्या होंगे, संवेदनशील बनेंगे देश के इशूज में के बारे में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं कंट्री फेस कर रही है, तो अगर वो डिस्कस करेंगे तो वो संवेदनशील बनेंगे। सही है। नेक्स्ट है, इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी टू द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं को विकसित करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर डिफरेंट इशूज हम बार बार डिस्कस करेंगे तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आएंगे। जैसे हर एक बच्चा का कुछ अलग, वो घर से बिलोंग करता होगा, अलग सोसाइटी से बिलोंग करता होगा, सबके अपने अपने माइंडसेट होते हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना, सही गलत का, या फिर वो क्या मान रहे हैं, उनकी धारणा क्या है। तो इससे बहुत सारी आइडियाज जो हैं, पर्सपेक्टिव्स उन्हें पता चलेंगे, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू रिलेट द एवरी इश्यूज विथ देयर सब्जेक्ट टॉपिक्स, या दैनिक मुद्दों को उनके विषय से जोड़ने में हेल्प करता है। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, यह विद्यार्थियों के लिए कुछ मनोरंजन प्रदान करता है। नहीं, बिल्कुल गलत, कि एंटरटेनमेंट के लिए करंट अफेयर नहीं डिस्कस करने हैं, तो ये गलत हो गया। तो डी गलत है, ABC सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ABC सही है, डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्सेप्ट मैपिंग इज अ टेक्निक by which the teacher can make the subject matter simple and easy by incorporating new concepts with previously learned concept। जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है, अवधारणा मानचित्रण, ये क्या होता है कि प्रायोर नॉलेज को आप नई इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ के पढ़ाई करते हो या फिर इन्फॉर्मेशन देते हो, इसको क्या बोला जाता है, अवधारणा मानचित्रण। तो ये बिल्कुल सही है, ए। आर क्या लिखा हुआ है, The concept map is hierarchical. It does not show multiple relationship between concept। ये बिल्कुल गलत है। hierarchical नेगेटिव वर्ड आ गया, इसमें मल्टीपल रिलेशनशिप दिखाता है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ आप जोड़ के पढ़ाओगे। तो आर जो है वो गलत है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्टूडेंट्स प्लान टू डू अ रोल प्ले इन अ क्लास, Sunaina refused to play the role of Bhimrao Ambedkar in the Republic Day program organized in her school, saying that she is a girl, so she will wear a girl's dress and play the role of a girl or woman only. The reason for her behavior reflects। तो एक क्लास में जो सुनैना नाम की एक लड़की है, गणतंत्र दिवस में कार्यक्रम में उसने भीमराव अंबेडकर बनने की भूमिका निभाने से मना कर दिया। क्या कह के कि वह एक लड़की है और लड़की के ही कपड़े पहनेगी और लड़की या फिर किसी औरत की भूमिका निभाएगी। यह किसको दिखाता है, इसका व्यवहार है, ये लैंगिक रूढ़िवाद धारणा को दिखाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप, कि वो लड़की है इसलिए लड़कों के कपड़े नहीं पहन सकती। क्या, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an inclusive social science class enrolls all types of children, so it should be the duty of a teacher to। एक सामाजिक विज्ञान समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का क्या कर्तव्य है, assess what children can and can not do। बिल्कुल सही, कि सारे बच्चे होंगे वो डिफरेंट एबिलिटीज़ के होंगे, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सा बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, उसी के अकॉर्डिंग तो आप उसे हेल्प दोगे ना। फिर है, प्लान लर्निंग स्ट्रेटजीज इन विच ऑल द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट। ये भी सही है कि अधिगम जो है रणनीतियों की योजना बनाना जिससे कि सभी विद्यार्थी भागीदारी ले सकें, तो बी भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें 2 सही है, 2 ही ऑप्शन है, तो आप ए और बी में टिक लगा दो, आगे चल जाओ, और आगे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि गलत होंगे। यहाँ पे जो होंगे ऑप्शन तो ए और बी है ना, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। बच्चों के अनुभवों, उनकी आवाज़ तथा उनकी सहभागिता को अपने स्वयं नियंत्रण में रखना। देखो नेगेटिव हो गया, खुद के कंट्रोल में नहीं रखना है बच्चों को। नेक्स्ट है, परियोजनाओं और दत्त कार्यों हेतु गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर देना। ये भी गलत है, प्रतिबंधित नहीं करना है, मतलब कंट्रोल में नहीं लेना है, उन्हें फ्रीडम देनी है, तो दोनों गलत हैं, तो ए और बी सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट परसेप्शन व्हेन अ सोशल साइंस टीचर इज एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी इन क्लासरूम। इनमें से कौन सा परसेप्शन जो क्या है अप्रोप्रिएट है, सही है। एक जो शिक्षक है वो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में गतिविधि में संलग्न है। द टीचर प्रिटेंड्स टू फुलफिल द ऑर्डर ऑफ हर प्रिंसिपल। यहाँ पे देखो प्रिटेंड मतलब वो दिखावा कर रहा है कि वो ऑर्डर मान रहा है, तो ये तो गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर 2 है द टीचर डज नॉट नो वाई सी इज डूइंग दिस। अब उसे पता ही नहीं है कि वो गतिविधि कर क्यों रही है, तो कहाँ संलग्न हुई, वो तो बस दिखावा कर रही है ना। नेक्स्ट है द टीचर बिलीव दैट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हेल्प चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही कि यहाँ पे क्या टीचर इन्वॉल्व है, वो खुद शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम जो है वो अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करेगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे वो मान रही है कि इससे बच्चों की इंप्रूवमेंट होगी, ना कि दिखावा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग इन द सोशल स्टडीज क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रंस एबिलिटी टू डू टास्क असाइंड, नियत कार्यों को करने की बच्चों की क्षमताओं में विश्वास। ये बिल्कुल सही है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि बच्चा कर लेगा। अगर आप ये बोल लेते हो तो आधा काम तो वहीं पे हो जाता है, क्योंकि बच्चा अगर कॉन्फिडेंस है तो चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख पाएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंपेयरिंग वन स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, जो नेगेटिव वर्ड है ये गलत है। एम्फेसिस ऑन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ वर्क, बिल्कुल सही, कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देना। एक्सेप्टिंग जेन्यून एक्सक्यूजेस फॉर लेट सबमिशन ऑफ असाइंड टास्क प्रोजेक्ट्स, तो नियत कार्यों परियोजनाओं को देरी से जमा करने के वास्तविक बहाने को स्वीकार करना, बिल्कुल सही। कई बार क्या होता है ना कि एज ए टीचर जब हम बच्चे हमें एक्सक्यूज दे रहे होते हैं तो हमें पता है बच्चे बहाने बनाते हैं, तो कई बार हम जेन्यून जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें भी ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं बच्चा एक्सक्यूज बना रहा है, झूठ बोल रहा है। तो अगर कोई जेन्यून प्रॉब्लम है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो डी भी बिल्कुल सही है। तो बी गलत था, बाकी ए सी डी क्या है, सही है। ए सी डी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये आज हमने टोटल 30 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।